अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। पिछले 2 हफ्ते से चाइनीज़ फ्यूचर्स ज़रा नेगेटिव ज़ोन के अंदर मूव कर रहे हैं। और अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो वीक ऑन वीक जो डिफरेंस है उसके अंदर सरिया तकरीबन डी बार 3.2% डाउन था, जबकि एच आर कॉइल्स 2.5% डाउन थे। कोक 1.8% डाउन था, जबकि आयरन और 3.8% डाउन था। आयरन ओर की एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें तो वो भी खासा नीचे आया है, तकरीबन $10 के आसपास जो है वो मार्केट गिरी थी, फिर यानी इससे भी ज़्यादा गिरी थी, फिर आकर लास्ट वीकेंड के ऊपर थोड़ी सी वापस रिकवर बैक की है। और इस वक्त आयरन ओर की प्राइसेस जो है वो अराउंड $121 के आसपास स्टैंड कर रही हैं, बट फिर भी वीक ऑन वीक जो है वो तकरीबन $10 के करीब कमी आ चुकी है। सप्लाई डिमांड फेयरली स्टेबल है आयरन ओर के ऊपर, उसका सप्लाई डिमांड की वजह से असर नहीं है, बट मेनली जो असर नज़र आ रहा है अभी इस वक्त वो मेनली फाइनेंशियल मार्केट्स का जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसकी वजह से मेनली इसके ऊपर प्रेशर है। कोकिंग कोल की अगर बात करें तो उसके अंदर भी कदरे कमी देखने में आई है, तकरीबन $25 के लगभग प्राइसेस डाउन हुई हैं वीक ऑन वीक, और एज ऑफ नाउ $334 के आसपास कुकिंग कोल अभी इस वक्त FOB प्राइस मेरे हमारे देखने में आई है। अगर स्पॉट प्राइसेस की बात करें चाइना के अंदर तो वही $15 से $20 के करीब अक्रॉस द बोर्ड जो है वो कमी नजर आई प्राइसेस में देखने के लिए। अगर HRC प्राइसेस पाकिस्तान की बात करें तो जो प्राइस लेवल कोट हो रहा है 650 से 55 के लगभग इस वक्त कोट हो रहा है। वायर रॉड भी इसी तरीके से तकरीबन $15 से $20 के करीब नीचे आया है, जो प्राइसेस कोट हो रही हैं अभी इस वक्त, और ख़ासा अभी इस वक्त थोड़ा डिप्रेशन नज़र आ रहा है और कस्टमर्स भी थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हैं, वेट एंड वॉच वाली पोजीशन में जा रहे हैं। इसी तरह से चाइना की क्योंकि वीकनेस आ रही है प्राइसेस के अंदर, तो HRC के ऑफर्स भी जो है वहाँ पर FOB बेसिस के ऊपर वो कम हुए हैं, तकरीबन $20 के आसपास CFR एज वेल एज FOB प्राइसेस कम देखने में आए चाइना से वियतनाम के लिए भी। जो HRC CRC और हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड है उसकी भी कोई ख़ास डिमांड नज़र नहीं आ रही थी, उसके अंदर भी थोड़ी सी इतनी ज़्यादा कमी नज़र नहीं आई, लेकिन ये है कि बाइंग बिल्कुल ड्राई अप हो गई और साइलेंस था काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स के एंड से। उसकी मेन वजूहत जो नज़र आ रही है वो बेसिकली डोमेस्टिक जो डिमांड है चाइना के अंदर वो अच्छी नहीं है। यूरोपियन डिमांड अभी इस वक्त अच्छी नहीं है क्योंकि वहाँ पर बैंक के फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। बैंक्स क्राइसिस के अंदर अभी इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा कि फर्दर कितने बैंक्स जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से एक बड़ी स्केरी सी पोजीशन बनी हुई है यूरोप के अंदर भी। इसके अलावा मुस्लिम कंट्रीज़ का अगर देखा जाए, गल्फ़ के अंदर देखा जाए, GCC कंट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पर भी रमज़ान की छुट्टियाँ हैं, और टर्की के अंदर भी रमज़ान का इफेक्ट है। एक अभी रमज़ान शुरू हुआ जिसकी वजह से एक्टिविटी कुछ खास देखने में नहीं आ सकी। अगर वियतनाम की बात की जाए तो वियतनाम के अंदर एक फिर से बात शुरू हो गई है कि उनकी जो सेफ गार्ड ड्यूटीज़ लगी हुई थी बिलेट्स की इंपोर्ट के ऊपर, वो बेसिकली हटाने के बारे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है कि उसको हटा दिया जाएगा, जो कि 10-11% के आसपास इंपोर्ट की ड्यूटी हुआ करती थी बिलेट्स की इंपोर्ट के अंदर। अगर वो हटा दी जाएगी तो फिर लोकल मिल्स के लिए खासी तंगी का सामना होगा, और मिल्स भी परेशान है अभी वियतनाम की इस वक्त के इस तरह का डिसीजन गवर्नमेंट इस तरह के हालात के अंदर कैसे ले सकती है, जबकि सब लोग सफ़र कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए। तो ये एक बड़ी ख़ास जो है वो न्यूज़ है, जिसकी वजह से अब वियतनाम के अंदर कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, जो कि विद टाइम आगे जाकर क्लियर होंगी। और वियतनाम के अंदर इसकी वजह से स्क्रैप की प्राइसेस जो है उसके ऊपर खासी जो है वो प्रेशर है अभी इस टाइम। और HMS की अगर बात करें वियतनाम के अंदर तो जो प्राइसेस आ रहे हैं अराउंड 410 के लगभग प्राइसेस इस वक्त कोट हो रहे हैं, जो कि $10 कम है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड USA। $10 की कमी आई है इसके अंदर वीक ऑन वीक। अगर साउथ कोरिया की बात करें तो 2 वीक्स की साइलेंस के बाद अब वापस मार्केट के अंदर बिड्स लेकर आए हैं कस्टमर, जो कि ऑलरेडी $8 से $13 के लगभग डिपेंडिंग ऑन मिल्स कम है, और उनको माल मिल भी नहीं पा रहा उस हिसाब से, बट ये है कि अपनी बिड्स उन्होंने कम कर दी हैं ऑलरेडी साउथ कोरिया ने, और उसी के ऊपर अभी इस वक्त इंसिस्ट कर रहे हैं सेलर्स को कि वो अपनी प्राइस को रिवाइज करके और माल बेच सके। तो अब अगर ताइवान की बात करें, ताइवान के अंदर भी डाउनवर्ड प्रेशर था काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस के ऊपर। कंटेनराइज प्राइसेस जो है वो $10 से $15 के करीब नीचे आ चुकी हैं। जापान के अंदर भी खासा प्रेशर नज़र आ रहा है स्क्रैप के ऊपर, ऑलमोस्ट $10 से $20 के करीब डाउनवर्ड एक सेंटिमेंट नज़र आ रहा है। हर कंट्री जो भी डेस्टिनेशन है वो कोशिश कर रही है कि $10 से $20 हम लोगों को माल सस्ता मिले तो फिर हम जो है बाइंग करें, अदरवाइज जो है वेट एंड वॉच की ऊपर ही वो लोग स्टक हैं अभी इस वक्त। टर्की की अगर बात की जाए तो टर्की के अंदर 2 हफ्ते से तकरीबन साइलेंस है, किसी किस्म की कोई न्यूज़, कोई बल्क की डील कोई सुनने में नहीं आ रही थी, बट लास्ट वीकेंड के ऊपर एक डील सुनने में आई है जो कि कंफर्म नहीं हुई, और उस डील की प्राइसेस जो है वो USA से काम हुआ टर्की के अंदर, जो कि HMS $444 पे, $444 पे, और जबकि श्रेडेड $464 के ऊपर सुनने में आया, पर डील ये कंफर्म नहीं हुई है अभी तक। लोग जो है वो उसको इसी तरह से लेके चल रहे हैं कि टर्की के अंदर किसी किस्म की कोई डील ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई। अगर तो ये डील कंफर्म हो जाती है तो फिर ये अच्छा खासा $18 से $20 की कमी वाली सिचुएशन है टर्की के अंदर, जब ये डील कंफर्म होगी तो उसके बाद।
अब हो, लेकिन टर्की का जो ओवरऑल सिनेरियो नज़र आ रहा है यार्ड्स के पास, उनकी फील और सोच ये है कि भी टर्की को हरगिज़ ऐसा नहीं कि मार्केट से बाहर रहेंगे, उनको माल खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल एंड के लिए उनको कुछ बल्क कार्गोज चाहिए, मई के लिए उनको भी रीस्टॉक करना है। तो ना चाहते हुए भी अभी मिल्स को वापस आना पड़ेगा और प्राइसेस पे करनी पड़ेंगी। तो इस वक्त यार्ड्स जो है वो डिक्टेटिंग पोजीशन के अंदर वापस कोशिश कर रहे हैं आने की, बट ये हो नहीं पा रहा, इसमें कोई कामयाबी मिल नहीं रही है उनको। हाँ, अगर ये वाली डील जब कंफर्म हो जाएगी यूएसए वाली, तो फिर उससे खासा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर। अगर यूएसए की एशियन पेसिफिक इंडेक्स की बात करें तो वो अराउंड $449 के ऊपर स्टैंड कर रही है। इस डील के कंफर्म होने से पहले पहले स्टैंड कर रही थी यहाँ पर। अगर ये डील कंफर्म होगी तो यूरोप की प्राइसेस जो है वो तकरीबन 435-437 के लगभग ही काउंट की जाएंगी। उससे ऊपर उनके लिए प्राइसेस अटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। कस्टमर्स अब जो टारगेट कर रहे हैं अभी वो अराउंड 440 के लगभग अब टारगेट कर रहे हैं एचएमएस का। अब ये देखना पड़ेगा कि इस हफ्ते के अंदर उनको कामयाबी मिलती है इसके अंदर या नहीं मिलती, और क्या आया जो इतना इतना फर्म बैठे थे जितने भी रिसाइकलर्स थे और शिपर्स थे वो वापस नीचे आते हैं या नहीं आते। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 15 कार्गोज की बुकिंग करनी है टर्की को आने वाले दिनों के अंदर, अगले 15 दिन में, 20 दिन के अंदर, जो कि अप्रैल एंड कवर करेगा और मई की उनकी शिपमेंट्स को कवर किया जाएगा। बाकी चीज़ों के साथ साथ एचआरसी की प्राइसेस भी काफ़ी फेड आउट हो गई हैं टर्की के अंदर। जो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो टर्की के अंदर जो बेसिकली बुकिंग का एक फेज़ आया था, जो पैनिक बाइंग थी ज़लज़ले के बाद से, अब वो फेज़ ख़त्म हो चुका है और जितनी पैनिक बाइंग करनी थी वो टर्की कर चुका है, ख्वाह वो स्क्रैप की बाइंग हो, ख्वाह वो एचआरसी की बाइंग हो, चाहे बिलेट्स की बाइंग हो। तो ओवरऑल हम लोगों ने 2-3 हफ्ते ऐसा देखा कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी थी टर्की के अंदर, जिसकी वजह से प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई थी। अब वो चीज़ें कूल डाउन होते होते वापस नॉर्मलाइज होने की तरफ आ रही हैं और होपफुली विद टाइम हम अब स्टेबल प्राइसेस जो है वापस देखेंगे। ये फ्लक्चुएशन जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। और मेन टर्की के अंदर जो खामोशी की वजह है वो बेसिकली रमज़ान का शुरू होना है, उनके इलेक्शंस आ रहे हैं अभी, बेसिकली एक वजह वो भी है। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक हेडविंड्स हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर वो भी इम्पैक्ट कर रही हैं कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को, मिल्स के कॉन्फिडेंस को कि वो बाइंग करें या नहीं करें। तो इसलिए हर एक बंदा अपनी हाथ रोक कर बाइंग कर रहा है इस वक्त। अगर यूरोप की बात करें तो वहाँ पर फ्लैट प्राइसेस का भी ऐसा लगता है कि जो प्राइसेस बढ़ाए चले जा रही थी मिल्स, वो अब रुक चुका है। ऑल्दो वो पहले भी पास ऑन नहीं हो रही थी, अभी भी पास ऑन नहीं हो रही, लेकिन अब फर्दर बढ़ाने की गुंजाइश उनके पास रही नहीं है। उनके पास 2 महीने के ऑर्डर्स तकरीबन जो है वो बुक्स पे मौजूद हैं। और फिलहाल जो वहाँ के कंज्यूमर्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं जिनको माल चाहिए, एचआरसी, सीआरसी, फ्लैट प्रोडक्ट्स, वो बेसिकली इंपोर्ट करने के बजाय स्टेक कर रहे हैं लोकल मार्केट के। हालांकि लोकल मार्केट जो है वो कदरे महंगी है उससे, बट वो ये चाह रहे हैं कि हम डेली बेसिस के ऊपर, डे टू डे बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ माल खरीदते रहे, ख्वाह महंगा हो, लेकिन कोई भी लॉन्ग टर्म के अंदर किसी किस्म का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी मेन वजह यूरोपियन बैंक्स का जो क्राइसिस चल रहा है वो है, जो कि यूरोप मार्केट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। इसी तरह बेनेलक्स मार्केट के अंदर, स्क्रैप की मार्केट के अंदर जो है वो खासा मंदा रहा टर्की की एब्सेंस की वजह से। और अराउंड आप समझें कि $9 से $10 के आसपास वीक ऑन वीक असेसमेंट जो है वो डिक्रीज हुई है, डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है इसके अंदर। और अगर यूएस वाली डील कंफर्म हो जाएगी तो फिर ये उससे भी ज़्यादा नीचे असेस की जाएगी। एक और खबर जो सुनने में आ रही है अभी, वही सुनने में आ रही है कि यूरोपियन कंट्रीज़ खासतौर से इटली, स्पेन वगैरह, उन्होंने जो सब्सिडीज़ दी हुई थी इलेक्ट्रिसिटी की, एनर्जी प्राइसेस की मिल्स को, ताकि वो लोग ऑपरेट करते रहे, मिल्स ऑपरेट करते रहे, वो सुनने में आ रहा है कि 1 अप्रैल से विड्रॉ की जा रही हैं। जिसकी वजह से सुनने में आ रहा है, सिर्फ अभी तक कंफर्म नहीं है, ना अनाउंस हुआ है इस तरह का कुछ भी, जिसकी वजह से मिल्स अभी फर्दर अपनी प्राइसेस कम करने की पोजीशन में नहीं है। बट ज़्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स है, यूरोपियन पार्टिसिपेंट्स, वो यही कह रहे हैं कि प्राइसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ बढ़ने की गुंजाइश है, अपवर्ड मूवमेंट की गुंजाइश है, नीचे की किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। जिसकी वजह से उनको प्राइसेस स्ट्रक्चर रखने पड़ेंगे, चाहे वो माल बेच सकें अपना या नहीं बेच सकें, बट दे विल रिमेन फर्म। अगर जीसीसी की बात करें तो वहाँ पर क्रूड स्टील प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने में बढ़ी है। अगर ईयर कंपैरिजन करें 2022 का और 2023 का, तो तकरीबन 9% के आसपास जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन है वो बढ़ चुकी है, जिसके अंदर मेजर रोल जो है वो बेसिकली दुबई का है। वहाँ पर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हुई है। जहाँ तक कंजम्पशन की बात है, कंजम्पशन दुबई के अंदर तो नहीं हो रही इतनी ज़्यादा, बट सऊदीया इज़ वन ऑफ द मेन मार्केट इन जीसीसी, जो कि बड़ी एक ब्राइट मार्केट है। जो स्टील प्रोजेक्ट्स की जो डिमांड है, प्रोजेक्ट्स की डिमांड जो स्टील की है वो बेसिकली मेनली सऊदीया से आ रही है। और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2023 काफ़ी अच्छा रहेगा जीसीसी के लिए, खासतौर से सऊदीया जब तक कंज्यूम करता रहेगा स्टील को। अगर दुबई की एक जो एक्सपोर्ट पे बैन था स्क्रैप का, उसके बारे में बात की जाए तो खास खबर आई है लास्ट वीक के अंदर, वो एक्सपायर हो गया था लास्ट जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, लेकिन फिर से अनाउंसमेंट कर दी गई है, एक्सटेंड कर दिया गया है। जो स्क्रैप की एक्सपोर्ट का बैन है दुबई के अंदर,
वो 21 सितंबर 2023 तक के लिए एक्सटेंड हो चुका है अभी। अब सितंबर के अंदर देखा जाएगा कि वो फर्दर एक्सटेंड होता है या फिर उसको विड्रॉ कर लेते हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से उसको लेके चलती है। IMF ने एक और जो लोन है वो बेसिकली अप्रूव किया है $7 बिलियन का इजिप्ट के लिए, और ये अमाउंट उनको डिस्बर्स जो की जाएगी वो तकरीबन 3 से 4 साल के अंदर की जाएगी, जो कि बड़ी खुशआइन बात है। हो सकता है कि इजिप्ट की मार्केट को इससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिले, बट लोग अभी भी इसके बारे में कंफ्यूज हैं कि उनका डेफिसिट इतना ज़्यादा है कि ये अमाउंट होने के बावजूद भी उनकी मार्केट शायद मूव नहीं करेगी। बट एट द एंड कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, जिसकी बिना के ऊपर ये सोचा जा रहा है कि शायद कुछ वहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स देखने में आएंगी और ये स्टार्ट हो सकता है इम्प्रूवमेंट होने का। अगर यूएस मार्केट की बात करें तो सबसे बड़ी खबर तो यूएस की है कि फेड ने फिर से एक दफ़ा इंटरेस्ट रेट हाइक अनाउंस कर दिया है। तकरीबन 25 बेसिस पॉइंट उन्होंने अपना इंटरेस्ट इंक्रीज़ किया है, जिसकी वजह से फिर से ये कोशिश की जा रही है ऑब्वियसली कि रिसेशन आएगा जब आप इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा देंगे और इंडस्ट्री को डिस्करेज करेंगे कि उनकी प्रोडक्शन ना बढ़ें और चीज़ों को आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर रिसेशन की तरफ बातें जाएंगी। और फिर से एक दफ़ा लास्ट वीक के अंदर ग्लोबली यही बात हो रही थी कि इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है कि इसके बाद किसी किस्म की इंडस्ट्री की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस करना एक बड़ी अहमकाना बात होगी। तो अब ये फाइनेंशियल ट्रबल्स फर्दर बढ़ती जा रही हैं। उसके साथ साथ जो है वो टॉप जो ग्लोबल कंपनीज है उसके अंदर जॉब ले ऑफ्स हो रहे हैं, जॉब कट डाउन हो रहे हैं, और हालात ओवरऑल इकोनॉमी के अच्छे नहीं हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे यूएस हो, चाहे आप चाइना को देख लें, चाइना भी इम्पैक्ट हो रहा है इसकी वजह से। तो इस हालात को भी फर्दर हम लोगों को फॉलो करके चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आगे किस तरफ मूवमेंट होती है। इंडिया पे आते हैं। इंडिया की भी सिचुएशन कुछ खास बेहतर नहीं है। इंडिया के अंदर भी खासा खौफ और हिरास है कि किस तरफ प्राइसेस मूव करेंगे ओवरऑल जो दुनिया के हालात बन रहे हैं। तो इसलिए जो स्क्रैप के प्राइसेस वहाँ पर ऑफर हो रहे थे वो तकरीबन 465 के लगभग आ चुके हैं, अभी 60-65 के करीब ऑफर्स आ रही हैं, जबकि कस्टमर्स अब 455 के लगभग टारगेट किए बैठे हैं कि हमें अगर स्क्रैप उस प्राइस रेंज में मिलेगा तो फिर फिजिबल होगा, अदरवाइज फिजिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी स्क्रैप के प्राइसेस भी सेमी फ्रेश के प्राइसेस के ऊपर भी कुछ जो है वो प्राइसेस डिक्रीज हुई हैं, जिसकी वजह से वो अंडर प्रेशर है। बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के अंदर हम लोगों ने खासी बुकिंग्स देखी पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर। पिछला हफ्ता छोड़कर उससे पिछले 2 हफ्ते के अंदर खासी बुकिंग्स हुई, बल्क की बुकिंग्स हुई, कंटेनर की बुकिंग हुई, और एक बड़ा सिलसिला चलता रहा उस चीज़ का। वो सिलसिला पिछले वीक के अंदर ख़त्म हो चुका है। अब लोगों को दोबारा से एलसी के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए हैं। उनको अब ये फील हो रहा है कि शायद मामला इतने बेहतर नहीं हुए थे जितने नज़र आ रहे थे। बेसिकली इवन जो सेंट्रल बैंक है बांग्लादेश का, उन्होंने भी ये वार्न किया कि अभी आप थोड़ा सा होल्ड बैक करें चीज़ों को, अभी इतनी फ्लो के अंदर हम लोग चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते। और बांग्लादेश से जो डिमांड आ रही है वो बेसिकली अब दोबारा से ड्राई अप हो चुकी है। जो लास्ट वीक के अंदर कंटेनराइज बुकिंग हुई वो भी $10 से $12 के करीब कम प्राइसेस के ऊपर हुई, बल्कि इस वक्त किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं है क्योंकि एलसी की कोई अश्योरिटी नहीं है वहाँ से। और प्राइस असेसमेंट अगर बांग्लादेश की देखी जाए तो तकरीबन $470 के ऊपर HMS की अभी असेसमेंट इस वक्त आ रही है, जो कि $10 से $15 डाउन है। पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान के अंदर शेड की प्राइसेस भी इन लाइन विद टर्की, बांग्लादेश, इंडिया कम हुई हैं प्राइसेस। तकरीबन 475 के लगभग ऑफर्स आना शुरू हो गई थी, 70-75 की बातें हो रही हैं इस वक्त शेड स्क्रैप की। लेकिन इस डिक्रीज होने के बाद प्राइस के कस्टमर्स भी थोड़ा नर्वस हैं, कस्टमर्स वेट करना चाह रहे हैं और देख रहे हैं कि मार्केट कहाँ पर सेटल होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी सेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रही हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने की वजह से आगे से जो डिमांड है कॉन्ट्रैक्टर्स की साइड से और प्रोजेक्ट्स की साइड से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी है, जिसकी वजह से अभी जो मिल्स हैं वो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती और फर्दर अपने ऊपर बर्डन बढ़ाना नहीं चाहती हैं। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जो पाकिस्तान के अंदर वो बैडली इफेक्टेड है बुरे तरीके से, क्योंकि इंपोर्ट्स हुई नहीं है, उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, आगे सेल्स नहीं है। तो ये इस किस्म की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के अंदर फंसे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि अभी फ़िलहाल सही होती नज़र नहीं आ रही। इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से रीबार्स की सेल्स के ऊपर खासा और फर्दर इम्पैक्ट आ रहा है। और प्रोजेक्ट्स किस तरीके से चलेंगे, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त बुराई आई हुई है। और होपफुली हो सकता है कि विद टाइम चीज़ें जिस तरह बेहतर होना शुरू हो, कुछ IMF की डील हमारी कंक्लूड हो, उसके बाद जाकर चीज़ें शायद स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो। सबसे ज़्यादा उसके अंदर जो बड़ा चैलेंज है वो बेसिकली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हालात बेहतर होते इन नियर फ्यूचर तो नज़र नहीं आ रहे, बट सब यही जो कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हालात बेहतर हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, IMF से डील कंक्लूड हो, जिसके बाद पाकिस्तान वापस बैक ऑन ट्रैक आ सके। अगर रीबार की प्राइसेस की बात करें पाकिस्तान में, तो वो भी खासी प्रेशर के अंदर है। लास्ट वीक के अंदर तकरीबन प्राइसेस 275 के आसपास सुनने में आ रही थी, 275,000 से लेकर 280,000 के आसपास।
प्राइसेस सुनने में आई लास्ट वीक के अंदर, बट सेल्स पर भी काफ़ी ज़्यादा साइलेंट थी। बहुत पॉकेट्स के अंदर सेल हो रही है और कोई ख़ास सेल नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से कोई प्रेशर किसी किस्म का प्रोक्योरमेंट की साइड पर नहीं आ रहा। एलसी के इश्यूज अभी भी परसिस्ट करते हैं, किसी किस्म की कोई खास बेहतरी नहीं आई, बट कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू जनवरी फरवरी मार्च के अंदर हालात बेहतर थे और उम्मीद है कि अप्रैल के अंदर भी हालात बेहतरी के साथ ही हम अप्रैल के अंदर एंटर होंगे। अभी तक के लिए यही अपडेट्स थी, मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।